हॉर्मुज़ डेल डमरू मध्य, ये नाम आपने खबरों में ज़रूर सुना होगा, है ना? और जब भी ये नाम आता है तो साथ में तनाव की भी बात होती है। पर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक जीवन रेखा है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। मतलब दुनिया भर की गाड़ियों, फैक्ट्रियों और घरों को चलाने वाली एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा अचानक से बंद हो जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसकी चाबी सिर्फ एक जगह के हाथ में है। तो चलिए इस जगह को जरा और करीब से देखते हैं। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला ये जो पानी का रास्ता है ना, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि एक सुलगता हुआ भू राजनीतिक हॉटस्पॉट है। तो पहला सवाल यह है कि भाई इसे एक वैश्विक चोक पॉइंट क्यों कहते हैं? ये शब्द सुनने में जितना सीरियस लगता है ना, इसकी अहमियत उससे कहीं ज़्यादा है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसे आप एक ऐसे समुद्री हाईवे की तरह समझ लीजिए जिसका कोई दूसरा रास्ता या कोई बाईपास है ही नहीं। मतलब जो भी इस रास्ते को कंट्रोल करता है उसके पास दुनिया के एक बहुत बड़े व्यापार पर असर डालने की ताकत आ जाती है, और बस यहीं से मामला दिलचस्प और काफी पेचीदा हो जाता है। सोचकर देखिए, दुनिया के कुछ सबसे बड़े बड़े तेल टैंकर्स जो कई फुटबॉल के मैदानों जितने बड़े होते हैं, उन्हें आने जाने के लिए सिर्फ 3-3 किलोमीटर चौड़ी लेन मिलती है। इतनी सी जगह में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, और यही बात इस रास्ते को बेहद नाजुक बना देती है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये रास्ता कितना संकरा है, तो आइए अब देखते हैं कि इससे होकर गुजरता क्या है। और ये सिर्फ पानी नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा है जो यहां से बहती है। सच में कहें तो ये दुनिया की एनर्जी आर्टरी है। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका 1/4 हिस्सा यानी रोजाना करीब 21 मिलियन बैरल तेल इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। यह आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के करीब करीब 1/3 लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG, जो खासतौर पे कतर से आती है, वो भी यहीं से गुजरती है। ये इस रास्ते को दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए 2 गुना जरूरी बना देता है। तो सवाल यह है कि ये सारी ऊर्जा जा कहां रही है? इसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचता है। मतलब चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का विकास सीधे सीधे इस बात पर टिका है कि ये रास्ता खुला रहे। यहां कोई भी रुकावट इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर तुरंत असर डालेगी। तो हमने भूगोल और अर्थशास्त्र तो समझ लिया, लेकिन इस कहानी का एक और बेहद जरूरी पहलू है, एक गहरा कानूनी विवाद जो इस रास्ते के बिल्कुल बीच में है। सवाल यह है कि आखिर यहां से गुजरने का हक किसका है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और यही इस इलाके में दशकों से चले आ रहे तनाव की असली जड़ है। यहां 2 अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं। इसे एक पब्लिक हाईवे और एक प्राइवेट गली के फर्क से समझिए। ज्यादातर दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये एक पारगमन मार्ग है, यानी एक पब्लिक हाईवे जिस पर हर किसी को बिना रुके तेजी से गुजरने का हक है। लेकिन ईरान इसे निर्दोष मार्ग मानता है, मतलब एक प्राइवेट गली की तरह, जहां मालिक ये तय कर सकता है कि किसे और कब अंदर आने देना है, खासकर अगर उसे अपनी सुरक्षा का कोई खतरा लगे। ये पूरा विवाद UN क्लॉज के इर्द गिर्द घूमता है, जो समुद्र के लिए एक तरह का संविधान है। दुनिया का ज्यादातर देश इसे मानते हैं, लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेंच है। देखिए, ईरान ने इस संधि पर साइन तो कर दिए, लेकिन इसे कभी अपनी संसद से पास नहीं कराया। इसलिए वो ये तर्क देता है कि वो इसके नियमों से बंधा हुआ नहीं है और अपने घरेलू कानूनों को मानेगा, जो उसे विदेशी जंगी जहाज़ों से पहले इजाज़त मांगने का अधिकार देते हैं। और ये कदम सीधे सीधे UN क्लॉज के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। इसी स्ट्रैटेजी को लॉफेयर कहते हैं। ये असल में कानून को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। आप गोलियां या मिसाइलें नहीं चलाते, बल्कि कानूनी दलीलों और कन्फ्यूजन का इस्तेमाल करके बिना सीधी लड़ाई के अपने मकसद पूरे करते हैं। तो ये जो कानूनी लड़ाई है, ये असल दुनिया में कैसी दिखती है? ये सिर्फ किताबों और बहसों तक ही नहीं है, इसके जमीन पर असली खतरे और गंभीर नतीजे हैं। देखिए, इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने का मतलब होगा एक बहुत बड़ा युद्ध, जो कोई नहीं चाहता। इसलिए असली खतरा उन हरकतों से है जो युद्ध की सीमा से ठीक नीचे काम करती हैं। इन्हें ग्रे जोन या हाइब्रिड रणनीति कहा जाता है। जरा सोचिए, समुद्र में चुपके से बारूदी सुरंगें बिछा देना, जहाज़ों की GPS को जैम कर देना, छोटी और तेज नावों से उन्हें परेशान करना, या फिर ड्रोन से हमला कर देना। इन सब हरकतों का मकसद शिपिंग को धीमा करना, इंश्योरेंस की कीमत को आसमान पर पहुंचाना और बिना खुली लड़ाई छेड़े एक टेंशन का माहौल बनाए रखना है। और अक्सर ये काम प्रॉक्सी के जरिए करवाया जाता है।
ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी देश से जुड़े तो होते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उनकी सीधी जिम्मेदारी तय करना लगभग नामुमकिन होता है। इससे उस देश को साफ साफ इनकार करने का मौका मिल जाता है, जो किसी भी इंटरनेशनल एक्शन को बहुत मुश्किल बना देता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। मान लीजिए अगर किसी भी वजह से इस रास्ते में रुकावट आ जाए या ये पूरी तरह से बंद हो जाए, तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। सबसे पहले तेल और गैस की सप्लाई तुरंत रुक जाएगी। इसके बाद दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। फिर दुनिया भर में व्यापार में हफ्तों की देरी होगी, जिससे आखिरकार सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ेगा। तो क्या जमीन पर बनी पाइपलाइनें इसका कोई विकल्प हो सकती हैं? अफसोस नहीं। इस इलाके में जितनी भी पाइपलाइनें हैं, उन सबको मिला भी दें तो भी वे इस रास्ते से गुजरने वाले तेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही संभाल सकती हैं। वे थोड़ी राहत तो दे सकती हैं, पर वे इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो दूसरा विकल्प है जहाज़ों को अफ्रीका के चारों ओर से घुमाकर भेजना। ये रास्ता बेशक सेफ है, लेकिन इससे हर सफ़र में करीब 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम और भारी भरकम खर्च जुड़ जाता है। लंबे समय के लिए ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। तो आखिर में हम इसी बुनियादी सवाल पर लौटते हैं। होर्मुज़ जलडमरू मध्य हमें यह दिखाता है कि हमारा जो ग्लोबल सिस्टम है वो असल में कितना नाजुक है। ये लड़ाई सिर्फ एक समुद्री रास्ते की नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल की है कि जब अंतर्राष्ट्रीय नियम ही साफ ना हो और दांव पर इतनी बड़ी चीज़ें लगी हों, तो हम सब मिलकर अपने साझा संसाधनों का मैनेजमेंट कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की दुनिया की स्थिरता को तय करेगा।